सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं चित्रकूट त्रिपाठी आप सभी देशवासियों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऊष्मा है। ठीक है, ऊष्मा को समझेंगे अच्छे से। तो देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहूँगा। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि लोगों के पास भी ये पहुँच सके। अब हम बात करते हैं ऊष्मा की। देखिए, मैं आपको बस बहुत ही हल्का सा बताऊंगा कि ऊष्मा होती क्या है एक्चुअल में। आप सब लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा ऊष्मा ऊष्मा ऊष्मा। इसको समझने से पहले एक लाइन आपको रट लेनी है। क्या? ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य, ये तीनों लगभग एक होते हैं और इनका मात्रक भी एक ही होता है, जूल। ठीक, तो ये बात तो आपको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, कार्य करके ऊर्जा को संचित किया जा सकता है, मतलब जितना आप कार्य करोगे उतना ही ऊर्जा संचित हो जाएगी। ठीक है, ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में होती है। ये तो मोटे रूप में हम कह सकते हैं, ऊर्जा की जितनी भी हानि है ऊष्मा के रूप में होती है। पंखा चलता है, कुछ हिस्सा कार्य करने के बाद ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, ये जूल ने कहा था। ठीक है, ऊष्मा किसका रूप है? ऊर्जा का ही एक रूप है, ये जूल ने कहा था। हम आज ऊष्मा की कुछ विधाओं को समझेंगे कि एक्चुअल में ऊष्मा क्या होती है। एक तो पहली बात, ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। हालांकि ये दोनों में ताप वाप का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन अगर खाली ऊष्मा को छोड़ दिया जाए ना, तो ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः ही गति करना स्टार्ट कर देती है। कुछ फैक्टफुल बात बता रहा हूँ आपको, उसके बाद में कुछ कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। अच्छा, ऊष्मा को कार्य में भी बदला जा सकता है। हीट इंजन, जो लोग 12वीं क्लास में पढ़े हैं या 11th क्लास में जिन्होंने पढ़ा है, तो उनको हीट इंजन के बारे में तो पता ही होगा। हीट इंजन क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। स्कूटर, बाइक, जो भी उसमें पेट्रोल पड़ता है, पेट्रोल क्या होता है, बाद में उसमें कंबशन काफ़ी ज़्यादा वो जलता है, और जलने के बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें उस ऊष्मा से कार्य में वो बदल जाता है। ठीक है, और शेष भाग बाहर त्याग दिया जाता है। तो भाई ऊष्मा को कार्य में भी बदला जा सकता है। हम कुछ बात करते हैं ऊष्मा के बारे में। देखिए, ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम कहता है कि जो निकाय को दी गई कुल ऊष्मा Q है, उसका एक भाग तो बेनिफिशियल वर्क यानी कार्य में बदल जाता है, जबकि दूसरा भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में खर्च हो जाता है। यानी कि संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में नहीं बदला जा सकता, उसका कुछ हिस्सा जरूर उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा देगा। ठीक, इस बात को ऐसे समझिए। दुनिया में आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है जो कार्य करने के बाद गर्म भी ना हो? पंखा चलता है, गर्म होता है। ठीक है, एलईडी जलती है, एलईडी चलती है, गर्म होती है। फ्रिज चलती है, अंदर से ठंडी होगी, लेकिन बाहर उसके कंप्रेसर के पास आप देखना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक इसी तरह से एसी चलता है। एसी का जो कंप्रेसर जहाँ रखा होता है वो क्या करता है कि कमरे का ताप, जो भी कमरे का जो ऊष्मा है उसको खींच के, कमरे के तापमान को कम करने के लिए खींच के बाहर निकालता है। तो खैर जितनी ऊष्मा निकालनी चाहिए उससे ज़्यादा ही निकालता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, हम बाइक चलाते हैं, साइलेंसर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मतलब हम खुद भी अगर रनिंग करना स्टार्ट कर दें ना अच्छी तरह से, तो अभी कुछ देर बाद हम भी गर्म हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी ऊष्मा या जितनी ऊर्जा हम किसी निकाय को देते हैं, उसका कुछ ही हिस्सा कार्य कर पाता है, शेष हिस्सा कार्य नहीं कर पाता है। मान लो 90% हिस्सा कार्य कर चुका है, तो फिर 10% हिस्सा तो उसमें से ऊष्मा के रूप में बाहर निकलेगा, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन उसका होगा। यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन का मतलब उसका ताप वृद्धि हो जाती है थोड़ी सी, है ना, यानी वो गर्म हो जाती है चीज़। इसको ऐसे ले सकते हैं अपने। यानी यहाँ से एक बात तो पक्की हो गई कि ऊष्मा का ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो 100% दक्ष हो। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक 100% एफिशिएंट इंजन। ठीक, इंजन की एफिशिएंटी कितनी होगी? बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी 100% से अधिक नहीं हो सकती। 100 ही नहीं हो सकती यार, उसका कुछ हिस्सा तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, अगर आप कोई ऐसा इंजन जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में ऐसा इंजन देखा नहीं है, ना ऐसा इंजन पॉसिबल है। कुछ हिस्सा ऊष्मा का ज़रूर ऊर्जा के रूप में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में खर्च हो जाएगा, बाकी उसका बेनिफिशियल वर्क तो होता है। ठीक है, इस पर एक बड़ा अच्छा प्रश्न आया था, मैं उस प्रश्न को बताने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। हमारा मेन तो पॉइंट दूसरा था, क्या कि एक बंद कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खोल कर छोड़ दिया जाए। ओके, फ्रिज का दरवाज़ा खोल के छोड़ दिया जाए, कमरा पूरी तरह बंद है, तो क्या होगा? कमरा गर्म हो जाएगा, कमरे के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कमरे के ताप में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा या कमरा ठंडा हो जाएगा।
तो ये 4 ऑप्शन है। आप जरा देखिए इसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाइए, प्रथम नियम लगा के देखिए। देखिए इसका कंप्रेशन कुछ वर्क कर रहा है, तो क्या कर रहा है कि कमरे की जो कंप्रेशर वर्क कर रहा है, तो अंदर जो फ्रिज के अंदर का माहौल था, अंदर से वो ऊष्मा को खींच के बाहर निकाल रहा है। तो अंदर जितनी ऊष्मा इसने खींची उतनी ऊष्मा इसने बाहर निकाल दी, तो इस हिसाब से तो कमरे का ताप बढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन कार्य करने के बाद उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी तो होता है। तो इस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की वजह से इसका कुछ हिस्सा जो कार्य कर रहा है, वो कार्य करने की वजह से इसका कुछ हिस्सा क्या करेगा, कमरे के ताप को बढ़ा देगा। यानी यूं कुल मिला के इस कार्य को, ऊष्मा निकालने के कार्य को करने के लिए इसको बिजली चाहिए ना, विद्युत ऊर्जा। तो वो विद्युत ऊर्जा तो खर्च तो हो रही है ना, तो वो विद्युत ऊर्जा कार्य कर रही है और कार्य करने के बाद इसकी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ा रही है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको हम ऐसे देख लेते हैं, ऐसे करके उनको समझा देते हैं कि मान लीजिए 100 जूल ऊर्जा थी, ठीक है, जिसको इसने निकालना था। अब 100 जूल ऊर्जा को ये फ्रिज के अंदर से निकाल के बाहर डाल रहा है। तो भाई फ्रिज का अंदर और बाहर का माहौल तो एक ही है, तो 100 जूल ऊर्जा को बाहर निकाल के डाल रहा है, तो वो उसको निकालने के लिए उसको कुछ कार्य भी तो करना पड़ रहा है। तो मान लेते हैं 10 जूल का इसने वर्क किया, तो 10 जूल का वर्क करेगा तो 10 जूल तो इसकी बढ़ेगी ना ऊर्जा। तो इसका मतलब अब इस कमरे का इस 100 डिग्री तापमान को, इस 100 जूल ऊर्जा को, ऊष्मा को यहाँ से यहाँ तक निकालने में इसको 10 जूल कार्य करना पड़ा। इसका मतलब 100 जूल और 10 जूल मिला के 110 जूल हो गया ना, कहने का मतलब थोड़ी सी तो बढ़ गई। तो इसी वजह से अच्छा, बंद कमरे में पंखा चला के छोड़ दीजिए, चाहे सर्दी कितनी ही हो, 4-5 घंटे चारों तरफ से पंखा, चारों तरफ से कमरा बंद है और उसमें पंखा चला के छोड़ दीजिए, क्या होगा देखिए, कमरा गर्म हो जाएगा बुरी तरह से। यही रीज़न है स्टूडेंट्स कि कमरे में रोशनदान रखा जाता है ताकि गर्मियों के दिनों में प्रॉब्लम ना हो, गर्मियों के दिनों में वेंटिलेशन होता रहे और ऊष्मा उस हवा के साथ ही बाहर निकलती रहे। गर्म जो हवा होती है वो ऊपर रोशनदान से निकल जाती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक छोटी सी चीज़ थी। अब आता है अपने मूल मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे थे गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। ये आपके पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है, गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा। इसको मैं प्रयोग द्वारा समझाऊंगा, आपको 1 मिनट लगेगा बस। मान लेते हैं, अच्छा एक चीज़ और, गुप्त ऊष्मा को करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। पदार्थ की अवस्था हम सब लोग जानते हैं, ठोस अवस्था किस में बदलती है, द्रव में, ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाती है और ये द्रव ऊष्मा पाकर गैस में बदल जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आइस को ऊष्मा देंगे तो वो बन जाएगा वाटर यानी जल, और ये जल को ऊष्मा देंगे तो ये बन जाएगा वेपर, ठीक, यानी गैस, जिसको हम वाष्प बोलते हैं। अगर ठोस द्रव में बदलता है तो इस क्रिया को बोलते हैं गलन। लेकिन अगर ये जो द्रव है ये आइस में यानी कि ठोस में बदलता है तो उसको बोलते हैं हिमन, ठीक है ना। और जिस बिंदु पे ये होता है उसको हिमांक और गलनांक बोल देते हैं। इसी तरह द्रव जब गैस में बदलता है तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन अर्थात वाष्पीकरण। मजे की बात यह है कि जैसे ठोस से द्रव में बदलने के लिए एक बिंदु होता है, एक खास तरह का पॉइंट होता है, जैसे 0 डिग्री पे आइस वाटर में बदलता है, वैसा कोई पॉइंट द्रव को गैस में बदलने वाला नहीं होता, ये मैं पहले बता देता हूँ। हालांकि द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया सर्वाधिक उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, यानी क्वथनांक बिंदु पर होती है, जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं, ठीक है, गुप्त ऊष्मा के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं हमेशा बताता हूँ, आपको भी बताऊंगा। ये काल्पनिक प्रैक्टिकल है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, आप कभी गलती से करके भी मत देख लेना। हमने एक छोटे से कटोरे में या एक छोटे से बर्तन में आइस यानी कि बर्फ का टुकड़ा ले लिया और उसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है भाई। अब हम इसको नीचे से ऊष्मा देना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने इसको ऊष्मा दिया तो इसका तापमान बढ़ते बढ़ते पहले तो -4 हुआ, अगले ही सेकंड में -3 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -1 हो गया और उसके बाद इसका तापमान 0 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखना, 0 डिग्री के बाद इसका ताप बढ़ना बंद हो जाता है कुछ देर तक, फिर कुछ देर तक ताप बढ़ना बंद हो जाता है। उसके बाद ये आइस धीरे धीरे पिघल कर गल कर द्रव में बदल जाता है, यानी कि पानी में बदल जाता है। अब पानी में जब बदल गया ना, उसके बाद फिर से इसका ताप बढ़ना शुरू हो जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। क्या हुआ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि जब कोई भी पदार्थ है ऊष्मा की वह मात्रा
जो इसका ताप ना बढ़ाए, केवल और केवल अवस्था बदल दे, उसको हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या करें? देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ था, पहले तो धीरे धीरे इसका ताप बढ़ रहा था, लेकिन जैसे 0 डिग्री पर आइस आया उसके बाद आइस यानी कि बर्फ ने ऊष्मा अवशोषित करना तो चालू रखा, लेकिन अब वो ऊष्मा ताप नहीं बढ़ा रही, वो ऊष्मा क्या कर रही है, इसकी अवस्था बदल दे रही है, यानी कि ये आइस से द्रव में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो गया, तापमान वही रहा, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। इसके बाद बढ़ते 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 इस पानी का तापमान जैसे ही 98 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, फिर उसके बाद में 99 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, फिर उसके बाद जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है उसके बाद इसका तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, फिर से स्थिर। क्यों? क्योंकि जितनी ऊष्मा ये ले रहा है, जितनी ऊष्मा ये ले रहा है, वो सारी की सारी ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप में इस द्रव को किस में कन्वर्ट कर दे रही है? गैस में। ये द्रव गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, एक गुप्त ऊष्मा ठोस को द्रव में बदलती है और दूसरी गुप्त ऊष्मा द्रव को गैस में बदलती है। तो जो गुप्त ऊष्मा ठोस को द्रव में बदलती है उसको कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि गलन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। और जो ऊष्मा द्रव को गैस में बदलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब सवाल कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिए, इस बात को जरा ध्यान से समझना। 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, ज्यादा ऊष्मा किसमें होगी? ज्यादा ऊष्मा किसमें होगी? बर्फ में या पानी में? देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में तो मात्र 0 डिग्री सेल्सियस का ऊष्मा है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा है। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर की ऊष्मा तो है ही है, साथ में थोड़ी सी गुप्त ऊष्मा भी तो है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ से ज़्यादा ऊष्मा रखता है, अपनी गुप्त ऊष्मा के बराबर तो कम से कम ज़्यादा ऊष्मा रखता है। इसीलिए तो जब कहीं जल जाता है या कहीं इंजेक्शन लगाने पे जलन होने लगती है तो क्या करते हैं? बर्फ़ लगाते हैं, कोई ठंडे पानी में हाथ नहीं डालता है, ठीक है। यहाँ से एक शानदार प्रश्न बनता है, स्क्रीन पर अपने आप आ जाएगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न क्या है कि सबसे ज़्यादा अवशोषण, ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषण कौन करता है? ए ऑप्शन बर्फ, बी ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ए 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ, बी ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस का जल और सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे को 100% बिलीव है आप लोग इसका सही उत्तर दे दोगे। कमेंट बॉक्स में दीजिए जरा। हाँ, सही उत्तर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ। कारण ये दो तरह की ऊष्मा खींचेगा, एक तो अपना तापमान बढ़ाने के लिए, दूसरा पानी में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि गुप्त ऊष्मा के बराबर भी ऊष्मा खींचेगा, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा है ना, इसने तो पहले ही ऊष्मा खींच ली है, अब ये तो केवल ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा खींचेगा। जबकि बर्फ क्या करेगा? ये ताप बढ़ाने के लिए भी खींचेगा और गुप्त ऊष्मा के बराबर भी ऊष्मा खींचेगा। इसीलिए ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण कौन करेगा? बर्फ करेगा, क्योंकि बर्फ ज़्यादा ठंडा है। जबकि 0 डिग्री सेल्सियस का जो जल है वो उतनी ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है, इसीलिए तो ठंडा पानी डालने के बजाय बर्फ से सिकाई की जाती है, ठीक है। ये तो था। अच्छा, अब थोड़ा सा ऑपोजिट चलते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का जल, 100 डिग्री सेल्सियस का जल और 100 डिग्री सेल्सियस की भाप, कौन ज़्यादा खतरनाक है? यानी किसकी ऊष्मा ज़्यादा है? बिल्कुल भाप की ज़्यादा है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जल में 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर की ऊष्मा होगी, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर की ऊष्मा तो होगी ही होगी, साथ में थोड़ी सी गुप्त ऊष्मा भी होगी। गुप्त ऊष्मा, वेपोराइजेशन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी होगी। इस एक्स्ट्रा ऊष्मा की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस के जल से ज़्यादा खतरनाक होती है। जो लोग रोटी बनाते हैं उन्होंने देखा होगा, जब रोटी फूटती है ना तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है हाथ पे जब लगती है तो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? भाप, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस के जल से ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये तो था गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा वो ऊष्मा होती है जो पदार्थ का ताप नहीं बढ़ाती है बल्कि उसमें समा जाती है, उसकी अवस्था बदल देती है, ठीक है।
समझ में आया? तो अब ये तो था गुप्त ऊष्मा। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं छोटी सी विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग देखिए, हल्का सा। क्या होता है, ये इसमें हमने पानी ले लिया, ये जल है, ध्यान रखना ये जल है, और दूसरे वाले बर्तन में हमने एक ऑयल जैसा कोई सब्सटेंस ले लिया, कोई ऑयल है, जैसे मिट्टी का तेल वगैरह कुछ भी ले लिया। अब हम इसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, 10 मिनट तक गर्म करने के बाद 10 मिनट तक गर्म करने के बाद क्या होता है, इसका तापमान जो है ना, मान लो 14.5 पहले था, ये बढ़ के 15.5 हो जाता है। मतलब वैसे ही कोई भी ताप मान लो, 1 डिग्री ताप 10 मिनट में बढ़ जाता है। मतलब 10 मिनट तक उष्मा सोखती रहता है, सोखते रहता है, सोखते रहता है, उसमें अवशोषित करते रहता है, करते रहता है। 10 मिनट बाद कहता है बस अब 1 डिग्री ताप बढ़ जाता है। मतलब उतनी उष्मा इसमें स्टोर होगी। अब ऑयल की बात करते हैं। ऑयल को जैसे ही हमने उष्मा दी है, 1 मिनट के अंदर, मात्र 1 मिनट का इसने टाइम लगाया, और 1 मिनट में इसका तापमान 14.5 डिग्री से बढ़ के 15.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1 ही मिनट, यानी इसने मात्र 1 मिनट के बराबर उष्मा अवशोषित की है। तो बस इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ज्यादा उष्मा को होल्ड करके कौन रख सकता है, जल। दुनिया में सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा जल की होती है। तो परिभाषा क्या बनी, उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। मैटर नहीं करता 10 मिनट लगा दे, 15 मिनट लगा दे, कितना भी टाइम लगा दे, लेकिन 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है विशिष्ट उष्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये जो जल है आपका, जल ने 10 मिनट के बराबर 10 मिनट तक उष्मा सोखी, उसके बाद में इसका तापमान 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री पहुँचा। ठीक है, अगर मान लीजिए, एक बार मान लेते हैं, अगर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये 10 ही मिनट लगाएगा ना वापस ठंडा होने में, क्योंकि इसने तो 10 मिनट के बराबर की उष्मा सोख रखी, तब जाके इसका 1 डिग्री तापमान बढ़ा है। तो उतने ही, तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी उष्मा धारिता यानी कि विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है, वो पदार्थ बहुत देर में गर्म होते हैं और बहुत ही देर में ठंडे होते हैं, जबकि जिसकी विशिष्ट उष्मा कम होती है वो चीज़ बड़ी जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ये विशिष्ट उष्मा की स्पेशलिटी है। ठीक है, इससे संबंधित मैं आपको 2 बढ़िया बढ़िया प्रश्न बताता हूँ। पहला प्रश्न, पहली बात तो ये याद रखिए कि जल की विशिष्ट उष्मा संसार में सर्वाधिक होती है। जल जितना देर में कोई ना गर्म होता है और जल जितना देर में ना कोई ठंडा होता है। ये बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। तो सवाल बनता है कि किसान पाले से बचाने के लिए अपनी फसल में जल भर देते हैं, उसका कारण क्या है? सर्दियों के दिनों में पाले से बचाने के लिए, क्योंकि पाला कब लगता है? जब कोई भी वनस्पति का अचानक तापमान गिर जाता है और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तब उसको पाला लगता है। तो क्या होता है कि जो बहता जल होता है, हम सब जानते हैं कि जो बहता रनिंग वाटर है, बहता जल, उसका तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा पानी आप खेतों में भर दो, फिर क्या होगा? धीरे 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 रात भर में उसका तापमान धीरे धीरे नीचे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि विशिष्ट उष्मा जल की सर्वाधिक होती है भाई। तो पूरे खेत में जितना ज़्यादा पानी होगा वो उतनी धीरे धीरे ठंडा होगा। तो अब धीरे धीरे ठंडी की वजह से, सर्दी की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस का जल 3.5, फिर 3, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, ऐसे करते 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 सुबह तक वो 0 डिग्री सेल्सियस तक मुश्किल से आता है। कहने का मतलब अभी भी वो धीरे धीरे ही नीचे आ रहा है। इस वजह से पौधों को पाला नहीं लग पाता है, और सुबह तो सूरज देवता आ ही जाते हैं आराम से प्रकाशित करने के लिए। फिर तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पौधों को जल से भर देते हैं पाले के दिनों में, तो उनको पाला नहीं लगता है। ये इसका सबसे बड़ा कारण, विशिष्ट उष्मा के कारण। और ये बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस तरह से आता है कि सर्दियों के दिनों में, जाड़े के दिनों में किसान अपनी फसल को पाले से बचाने के लिए उसमें जल भर देते हैं, क्योंकि अब इसके 4 ऑप्शन होते हैं। जल की गुप्त उष्मा सर्वाधिक होती है, दूसरा ऑप्शन जल की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है, तीसरा जल की उष्मा सर्वाधिक होती है, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सब लोग जानते हैं क्या होगा इसका उत्तर? बी। क्या होगा? इसकी विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है, इसलिए ये पाले से बचा लेता है, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होता है ना। अब मेरे ख्याल से आपको छोटा सा डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, डिफरेंस पता लग गया होगा कि गुप्त उष्मा एक्चुअल में क्या होती है और विशिष्ट उष्मा क्या होती है। विशिष्ट उष्मा तो सिर्फ ताप बढ़ाने के काम में आती है, 1 डिग्री ताप, चाहे उसके लिए कितनी भी उष्मा अवशोषित करनी पड़े। जबकि गुप्त उष्मा क्या है? गुप्त उष्मा केवल उसका अवस्था बदलती है, ताप नहीं बढ़ाती है। बहुत बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। आप चाहें तो इससे लिख भी लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, दोनों परिभाषाएं मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। उष्मा की वह मात्रा
जो किसी पदार्थ का 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जबकि ऊष्मा की वह मात्रा जो केवल पदार्थ की अवस्था बदले, तापमान ना बढ़ाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको गुप्त ऊष्मा कहेंगे। तो ये 2 प्रकार की ऊष्माएं होंगी। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। हालांकि विशिष्ट ऊष्मा भी 2 तरह की होती है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, स्थिर ताप पे नहीं होती, क्योंकि ताप स्थिर हो जाएगा तो फिर बढ़ेगा ही कैसे? बढ़ेगा ही नहीं फिर, और बढ़ गया तो फिर ताप तो स्थिर हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा भी होती है, स्थिर आयतन पर जिसको हम CV बोलते हैं, और स्थिर दाब पर जिसको CP बोलते हैं। ठीक है, दोनों का अंतर लगभग 2 के बराबर होता है, जो मेयर के सूत्र से हम डेरिवेट कर सकते हैं। बहुत, ये तो +2 की बात हो जाएगी। ठीक है, तो इतना तो है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। एक चीज़ और है, हवाएं कैसे चलती हैं? हवाएं कैसे चलती हैं? हवा चलने के ऊपर है कि भाई हवाएं किस तरह से चलती हैं, क्योंकि सॉरी, हवाओं का एक कारण है। देखिए, एक लास्ट पॉइंट और है। मान लीजिए ये स्थल है और ये जल है। अब सूरज तो दोनों पे बराबर पड़ेगा। अब आप सब लोग जानते हैं कि जल्दी कौन गर्म हो जाएगा और देर में कौन गर्म होगा। जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होगी वो तो ज़्यादा देर में गर्म होगा। तो जल क्या होता है? बहुत देर में गर्म होता है। तो जल्दी कौन गर्म होता है? स्थल गर्म हो जाता है। स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो इसके आसपास की जो हवा होती है वो हवा ऊपर उठ जाती है। ठीक है, और जल के पास की हवा तेजी से इसकी स्थान ले लेती है। इस वजह से सुबह की तरफ जल की ओर से हवाएं चलना शुरू होती हैं। ठीक है, जबकि शाम को क्या होता है? शाम तक तो ये भाई गर्म हो ही जाता है। फिर रात में क्या होता है? ये जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन ये ठंडा नहीं हो पाता क्योंकि इसकी तो विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है जल की। तो क्या होता है कि ये गर्म हो जाता है और ये गर्म होता है तो इसके आसपास की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है। फिर रात के समय क्या होता है? स्थल से जल की ओर हवाएं बहती हैं। ये थोड़ा सा अपने भूगोल का पार्ट हो जाएगा, है ना, कि सुबह क्या होता है कि जल की तरफ से आती हैं, इसलिए सुबह ठंडी हवाएं आती हैं, नमी युक्त हवाएं आती हैं, जबकि शाम को क्या होती है? सूखी रूखी हवाएं चलती हैं। ऐसा भी होता है। तो बाकी ये विशिष्ट ऊष्मा के ऊपर इतना सा भाग था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का जो क्लास है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ढेर सारा नमस्कार।